गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम सब्जेक्ट सीआरपीसी में बेल क्या होती है वो देखेंगे। अगर बेल को डिफाइन करना हो या बेल क्या होती है तो बेल मीन्स अ टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल on a condition the sum of money is lost to guarantee his appearance in court. The court then becomes satisfied regarding attendance of an accused during trial as his non-appearance result is forfeiture of security deposit and arrest on the basis of bail offense are classified into two categories। मतलब जमानत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष संपत्ति जमा की जाती है या देने की प्रतिज्ञा की जाती है। तो सामान्य तौर पर जमानत का मतलब यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो जेल में है या कारागृह में है तो उसे छुड़ाने के लिए या तो प्रॉपर्टी जमा की जाती है या उसको जमा करवाने के लिए उसका कोई प्रॉमिस किया जाता है, तो उसे जमानत कहा जाता है। और ये क्यों किया जाता है या जमानत की क्या आवश्यकता है? जमानत पाकर न्यायालय इस बात से निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा, अन्यथा उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमानत के अनुसार अपराध को दो भागों में बांटा जाता है, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस जो है डिफाइंड एज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल एज ए बेलेबल ऑफेंस। उसका मतलब ये होता है कि जमानती अपराध जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार जमानती अपराध से अभिप्राय है ऐसे अपराध जो बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं। उसमें जो फर्स्ट जो होता है वो है प्रथम अनुसूची में जमानती में जमानत के रूप में दिखाया गया अपराध, शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल एज अ बेलेबल ऑफेंस। दूसरा है तत्पश्चात प्रकृति के किसी अन्य विधि, मतलब सीआरपीसी के अलावा किसी अन्य लॉ में विधि के द्वारा जमानती बताया गया है, तो बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स सोन बेलेबल ऑफेंस। और तीसरा जो होता है वह गैर जमानती से भिन्न अपराध होता है, मतलब जो नॉन बेलेबल जो ऑफेंस है उससे अलग होगा, और विच इज़ नॉट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जो अपराध जमानती बताए जाते हैं उनमें अभियुक्त को जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी या न्यायालय का कर्तव्य होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप को साधारण चोट पहुंचाता है, सदोष अवरोध करता है या मानहानि करता है, तो ये सारे जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। द ऑफेंस विच आर सोन एज बेलेबल, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट टू एक्सेप्ट बेल ऑफ एक्यूज्ड। जैसे वॉलंटरी हर्ट किया है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया है या डिफॉर्मेशन के जो मामले हैं वो बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है दिस आर नॉट डिफाइंड अंडर द कोड, हैंस वन कैन से दैट देयर आर ऑफेंस विच आर नॉट बेलेबल ऑफेंस। तो जो नॉन बेलेबल जो ऑफेंस है या जो गैर जमानती जो ऑफेंस है या जो अपराध है उनकी दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषा नहीं की गई है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ऐसे अपराध जो जमानती अपराध नहीं है वो जो है गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। तो अगर इसमें कौन कौन से हैं? आर नॉट बेलेबल ऑफेंस, जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, सोन एज नॉन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफेंस ऑफ सीरियस नेचर एंड कंसिडर्ड एज नॉन बेलेबल ऑफेंस, एग्जाम्पल थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, मर्डर, क्रिमिनल
प्रिंस और रेप, तो ये ऐसे अपराध के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो सामान्य तौर पर जिसे फर्स्ट अनुसूची में गैर जमानतीय अपराध माना गया है, ये गंभीर प्रकृति के अपराध है और गैर जमानती के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार करना या स्वीकार नहीं करना ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है या न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। हत्या, चोरी, गृह अत्याचार या बलात्कार ये इस प्रकार के अपराध हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट जो है वो है किन परिस्थितियों में जमानत जो है अधिकार होती है। सिचुएशन इन विच बेल इज़ अ राइट। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो कौन कौन सी सिचुएशंस है जब बेल एक्यूज का राइट माना जाता है। जब अपराध जमानतीय हो, व्हेन ऑफेंस कमिटेड इज बेलेबल वन। सेकेंड है जब अन्वेषण निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाया है। सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में ये बताया गया है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ओवर विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, जब अन्वेषण के और लंबे समय तक चलने की जरूरी है, वे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। चौथा है जब निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि जो है वो पूरी हो चुकी है, वेयर मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इज ओवर, जब विचारण समयावधि में पूरा न हुआ हो, व्हेन ट्रायल इज नॉट ओवर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जब यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति को निरुद्ध अपराधी है, जब यह विश्वास करने का कारण न हो कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध है, वेयर देयर आर अ नॉन रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एक्यूज्ड इज गिल्टी। फिर है सर्कमस्टांसेस व्हेन बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब बेल प्रदान नहीं की जा सकती है। इसका जो उल्लेख है वो सेक्शन 437 CRPC में किया गया है। 437 के अनुसार अजमानतीय या गैर जमानतीय अपराधों को जमानत लेना या नहीं लेना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, परंतु धारा 337 सब क्लॉज 1 में 2 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत नहीं ली जा सकती है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है वो है यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है या ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो किसी अपराध के लिए पहले दोषित किया गया है तो वह किसी संज्ञेय अपराध जिसकी सज़ा 3 वर्ष या उससे अधिक समय परंतु 7 वर्ष से कम है के लिए 2 या अधिक अवसर पर पहले से दोषित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाता है। परंतु इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जो ये कहते हैं कि जहां अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो वह जमानत प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। इसी प्रकार कोई महिला हो तो इन परिस्थितियों में भी वह जमानत प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति रोगी या स्थिरांग है तब भी वह जमानत प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। वेयर द एक्यूज्ड इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और इज़ अ वुमेन और इज़ अ सिक और इन्फर्म। फिर है आपकी जमानत के सिद्धांत। जमानत के कौन कौन से सिद्धांत माने जाते हैं। सामान्य तौर पर राम गोविंद सिंह उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जमानत को आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। दंड की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, फिर है दंड की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा,
अमाउंट ऑफ सेंटेंस को ध्यान में रखा जाएगा। फिर है साक्ष्यों को भ्रमित करने की आशंका को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद अभियुक्त की परिस्थिति, पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड एंड सिचुएशन क्या है उसको ध्यान में रखा जाएगा। और प्रथम दृष्टया मामला किस प्रकार का है, प्राइमा फेसिया केस किस प्रकार का है, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके आगे हम आगे देखेंगे।